चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। एक खामोश दर्द से लेकर पूरी तरह आजाद होने तक। आज हम दो अनाथ बच्चों जैनब और अहमद के गहरे भावनात्मक सफर का करीब से विश्लेषण करेंगे। ये कहानी बेबसी के घने अंधेरे से निकलकर एक स्वतंत्र जीवन तक पहुंचने की है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस सफर की शुरुआत एक बेहद कड़वे सच से होती है। स्क्रीन पर दिख रहे इन दो वाक्यों को देखिए। एक तरफ उनकी क्रूर सौतेली मां शबनम का आदेश है, जाओ खेतों में काम करो, कोई बहाना नहीं। और ठीक इसके उलट सहमे हुए जैनब और अहमद की वो कांपती हुई आवाज है, हम कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। ये अंतर ही उनके दर्द की गहराई बताता है। अब इस खामोश दर्द के दौर को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जहां एक भारी कुदाल ही इन मासूमों की दुनिया बन गई थी। यह नंबर एक बस एक अंक नहीं है। दिन भर मिट्टी के कच्चे घर से निकलकर सूखी बंजर जमीन को भारी कुदाल से खोदने जैसी कमर तोड़ मेहनत के बाद उन्हें खाने को क्या मिलता था? सिर्फ और सिर्फ एक सूखी रोटी, बिना किसी सब्जी के, बिना पानी के। यह एक रोटी इस बात का सटीक प्रतीक है कि उनके जीवन में उम्मीद, पोषण और अपने हक जैसी कोई चीज थी ही नहीं। इस टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो यह सफर साफ दिखाई देता है। यह डर और भूख के पिंजरे से शुरू होकर उम्मीद की ओर बढ़ता है, फिर जंगल में सर्वाइवल, बाबा जी का साथ और अंत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार और आजाद जीवन तक जाता है। ये उनके अंदर धीरे धीरे मजबूत होते जज्बे की कहानी है। और फिर आता है वो अहम पड़ाव, जब भागने का साहस जुटाकर गांव को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। जैनब के बहते आंसू देखकर जब अहमद तय करता है कि अब बस और यहां से जाना ही होगा। घने अनजान जंगल में उन्हें मिलती है एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी। जुल्म की दुनिया से आजादी की तरफ यह पहला कदम बहुत डरावना जरूर था, लेकिन ये टूटी झोपड़ी उनके लिए किसी महल से कम नहीं थी, एक तरह की बेहद जरूरी पनाहगाह थी। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जिस बच्चे ने जिंदगी में सिर्फ क्रूरता देखी हो और जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहा हो, वो अचानक सरवाइव करना कैसे सीखता है? जब भूख इन दोनों मासूमों को खुद अपने लिए कुछ करने पर मजबूर करती है, तब पहली बार इंसान के असली लचीलेपन और हिम्मत का पता चलता है। इसके बाद जंगल में उन्हें जो मार्गदर्शन मिला और कैसे उन्हें पोषण के साथ साथ एक गुरु का साथ मिला, ये देखना बेहद दिलचस्प है। जिंदगी पर अपना नियंत्रण वापस पाने के कदम बहुत छोटे थे। पहले एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना, फिर नहर पर जाकर कांपते हाथों से ही सही अपनी पहली मछली पकड़ना, जिससे जैनब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और तीसरा और सबसे बड़ा कदम तब सामने आता है जब जैनब तेज बुखार से तप जाती है और मजबूरी उन्हें एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाबा जी की झोपड़ी तक ले जाती है। यहां का भावनात्मक बदलाव बिल्कुल कमाल का है। बाबा जी के शब्द सुनिए, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं भी अकेला हूं। कहां वो शोषण वाला माहौल और कहां बाबा जी जो उन्हें जड़ी बूटियों की दवा, पानी और खाना देते हैं। ये बिना किसी लालच के आपसी दया और सहानुभूति पर बना एक सच्चा सुरक्षित आश्रय था। बाबा जी के प्यार भरे साए में ये दोनों बच्चे मानो एक नई ऊर्जा के साथ खिल उठते हैं। अहमद जड़ी बूटियों की पहचान करना और बाजार से राशन लाना सीख जाता है, तो वहीं जैनब घर के काम बखूबी संभालने लगती है। ये महज जिंदा बचने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान से भरी एक व्यवस्थित, शांतिपूर्ण जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन कहानी में दौलत का एक ऐसा राज भी है जो धरती के नीचे दबा था और जो एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है। जब बाबा जी अहमद को जंगल ले जाकर सोने चांदी से भरा एक आधा दबा हुआ मटका निकालने को कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सबक भी देते हैं। वो कहते हैं, यहां जो कुछ है वो तुम्हारा है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। यानी खजाना मिलने पर लालच में अंधे नहीं होना है। यह दौलत एक अमानत है जिसे सिर्फ सच्ची जरूरत के वक्त के लिए संभाल कर रखना है। अगर इन दोनों स्थितियों को अगल बगल रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। अतीत में इन बच्चों को एक बेकार बोझ समझा गया, जिन्हें सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अब उन्हें अथाह दौलत और जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये उनकी गजब की भावनात्मक परिपक्वता ही है कि वो इस दौलत को लूटने का माल नहीं बल्कि गंभीर जिम्मेदारी मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उनके अंतिम पड़ाव की तरफ, जहां समय के साथ कर्मों की फसल काटने का वक्त आता है। काफी समय बीत चुका है। अहमद एक मजबूत नौजवान बन चुका है और जैनब एक समझदार महिला। बाबा जी के शांति से दुनिया से विदा लेने के बाद वो उस खजाने का सही इस्तेमाल करते हैं।
वो उस दौलत से ठीक उसी जगह एक बेहद खूबसूरत और पक्का घर बनाते हैं जहां कभी उनकी वो टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी। ये उनकी अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब जरा कर्मों के फल पर भी एक नजर डालनी होगी। एक तरफ जैनब और अहमद हैं जो अपने नए घर में आजादी से रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शबनम है जो उस खामोश और टूटते हुए घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे अकेले खेतों में काम करना पड़ा और जब वो बीमार पड़ी तो पड़ोसियों ने उसकी पुरानी क्रूरता को याद रखते हुए उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तो यहां सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे कर्म कहीं नहीं जाते। शबनम ने मासूमों पर जुल्म किया और नतीजा ये हुआ कि उसे खुद अपने ही खेतों में अकेले घिसटना पड़ा। पड़ोसियों ने पानी तक देने से मना कर दिया। जब बदबू आने पर कई दिनों बाद उसकी लाश मिली तो गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी, ये मासूम बच्चों की आह का नतीजा है। इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल जहन में रह जाता है, हमारे कर्म अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। एक वो जिंदगी है जो क्रूरता के कारण बिल्कुल तबाह हो गई और दूसरी वो जो दर्द और तकलीफ के बावजूद दया और मेहनत से सींची गई। ये एक ऐसा सबक है जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।